नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर इनामुर रहमान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। चेन्नई हवाई अड्डे पर जब्त की गई 6 करोड़ रुपए की हेरोइन, एक महिला गिरफ्तार। भारत रूसी तेल पर यूरोपीय संघ की कार्रवाई से ईंधन निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं। हिमाचल में भूकंप के झटके, रात को डोली धरती, लोग सहम गए। आइए नजर डालते हैं अब विस्तारित खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर में कॉलेज के पुस्तकालय में एक विवादित किताब रखने के मामले में कॉलेज प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कॉलेज के प्रिंसिपल इमानुर रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति नामक पुस्तक को राजकीय नवीन लॉ कॉलेज के पुस्तकालय में रखा गया था, जिसके बाद विवाद हुआ था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगले आदेश लंबित होने तक प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। पीठ में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने मध्य प्रदेश सरकार और अन्य को भी नोटिस जारी किया। इस महीने की शुरुआत में कॉलेज के एक LLM छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता लकी आदिवाल ने विवादास्पद पुस्तक के लेखक, इसके प्रकाशक, अमर लॉ पब्लिकेशन और रहमान और प्रोफेसर मिर्जा मोजीब बेग के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। ये दावा किया गया है कि कानून के छात्र को पढ़ाया जा रही किताब में हिंदू समुदाय और RSS के खिलाफ बहुत सामग्री लिखी गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था। शीर्ष अदालत में दायरा याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। फिर पकड़ाया गया करोड़ों रुपए के हेरोइन मामले में केनिया की एक महिला हुई गिरफ्तार। दरअसल चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हेरोइन की तस्करी के मामले में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है। यहां सीमा शुल्क विभाग ने केनिया की एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 900 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार महिला के पास से बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 6.31 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि महिला शारजाह UAE से 13 दिसंबर को यहां पहुंची थी। संदेह होने पर उसे यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने रोक लिया।
सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त ने बताया कि आरोपी महिला ने अपने मलाशय में हेरोइन को छुपाया था। उन्होंने बताया कि फिलहाल सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत केन्याई नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अग्रिम जांच की जा रही है। ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा कि रूसी तेल के प्रमुख खरीदार भारत को यूरोपीय संघ द्वारा 5 फरवरी से शुरू होने वाले रूसी रिफाइंड ईंधन की खरीद पर प्रतिबंध से उसके ईंधन निर्यात में बाधा आने की उम्मीद नहीं है। फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कुछ पश्चिमी संस्थाओं ने मॉस्को से खरीद बंद कर दी थी, इसलिए भारतीय रिफाइनर छूट पर बचे जाने वाले रूसी तेल पर जोर दे रहे हैं। कुछ भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल को रिफाइनर कहते हैं और कुछ को यूरोप सहित पश्चिम में भेजते हैं। जैन ने कहा कि 5 फरवरी की कार्रवाई यूरोपीय संघ को रूस से रिफाइंड ईंधन आयात करने से रोकती है, न कि किसी अन्य देश से। यूरोपीय संघ 5 फरवरी तक रूसी तेल उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा, जिस पर वो अपने डीजल के लिए बहुत अधिक निर्भर है। जैन ने कहा, जब तक कुछ नाटकीय नहीं होता, हम स्थिर स्थिति में ही हैं। अब तक भारतीय कंपनियों को रूसी तेल की खरीद में कोई समस्या नहीं आ रही है। यूरोपीय संघ G7 देशों और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल मूल्य की शुरुआत की, जो 5 दिसंबर से प्रभावी थी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भूकंप आया है। देर रात भूकंप से झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिल पाई। हालांकि कुछ समय के लिए लोग डर गए थे और घर से बाहर निकल आए। दरअसल सुबह की जनजातीय जिले किन्नौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 रही और भूकंप का केंद्र किन्नौर जिले के चांगो में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। मौसम विभाग के शिमला केंद्र ने मामले की पुष्टि की है। शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड धरती डोली। इससे पहले हिमाचल में कुल्लू और मंडी जिले में 16 नवंबर 2022 को रात 9:21 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई थी। इसका केंद्र मंडी से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई बताई जा रही है। बिहार के सारण और सिवान में जहरीली शराब से 65 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ होकर शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज से शराब भट्टियां सुलह रही है और उधर गंडक नदी का दुर्गम दियारा इलाके में दूर दूर तक रेतीली जमीन और सर्फ पानी है। इन सबके बीच यहाँ शराब तस्करी के भट्टियां सुलग रही है। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद टीम को ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन मद निषेध विभाग के ड्रोन डग स्क्वायर टीम और ब्रेथ एनालाइजर मशीन ने शराब तस्करों के इन भट्टियों को ढूंढ निकाला। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खेरा और विजयपुर के मशहूर टोली गांव के तस्वीर सामने आई है। यहाँ देशी भट्टियां चलाई जा रही थी।
उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दी और साथ ही 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। देश के सभी हाई कोर्ट और जिला अदालतों में किसी भी पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा मामले लंबित हैं। सरकार से मिली जानकारी से पता चल रहा है कि निचली अदालतों में 4.25 करोड़ मामले और अपीलीय अदालतों में 53 लाख मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज करवाई गई। इसमें 1 नवंबर को 68,721 मामले लंबित थे। वहीं बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट 1 दिसंबर को 69,598 लंबित मामलों का ताजा आंकड़ा मौजूद है। पेंडिंग केस के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से मिल रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने जवाब में कहा कि 31 अक्टूबर तक उच्च न्यायालयों ने पिछले साल के 1.44 मिलियन की तुलना में केवल 0.6 मिलियन मामलों का ही निपटान किया है, जबकि 2014 में सबसे अधिक 17 लाख मामले निपटाए गए थे। जिला अदालतों में भी यही कहानी चल रही है। वे पिछले वर्ष के 17 मिलियन के मुकाबले इस साल केवल 6.9 मिलियन मामलों को ही निपटाने में सफल रहे। 2014 में यह आंकड़ा 19 मिलियन का था, जबकि सबसे रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन 2019 में था, जब 29.9 मिलियन मामले निपटा दिए गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन पर हर किसी की नजर रहती है। अपने पहले ही रणजी मैच में इस युवा ने खास प्रदर्शन से छाप छोड़ी। अगर ऐसा कहा जाए कि ये मुकाबला पूरी तरह से उनके ही नाम रहा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अहम मौके पर एक ऐसा पारी खेली जिसने मैच का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया। बतौर ऑलराउंडर टीम में खेलने वाले अर्जुन ने गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट भी चटकाए। मुंबई की तरफ से पहली बार रणजी टीम में चुने जाने के बाद मौका ना मिल पाने पर अर्जुन ने गोवा रणजी टीम के साथ जुड़ने का फैसला लिया। पहले ही सीजन के पहले मुकाबले में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवा की टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। फिर अर्जुन ने मैदान पर कदम रखा और शानदार शतक जमाते हुए बेमिसाल साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। पहले मैच में गोवा की तरफ से उन्होंने 207 गेंद खेलने के बाद 16 चौके और 2 छक्के जमाते हुए 120 रन की बेकिस्मती पारी खेली। वही बल्ले से कमाल करने के बाद इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी में भी जलवा बिखेरा। उन्होंने 23.1 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 104 रन देकर 3 विकेट भी हासिल किए। हरियाणा के कर्नल जिले में शिव कॉलोनी गली नंबर 2 में देर शाम दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां अपने घर की छत पर खेल रही 9 साल की छोटी बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया।
हमलावर कुत्ते ने बच्ची के चेहरे का एक हिस्सा नोच खाया है और वो अस्पताल में भर्ती है। यहाँ अब बच्ची का ऑपरेशन होगा। दरअसल जब बच्ची छत पर खेल रही थी तभी पड़ोसियों के पाले पिटबुल डॉग बच्ची के घर की छत पर कूदा और माही नाम की बच्ची पर हमला बोल दिया। पिटबुल ने बच्ची के मुंह को इस कदर दबोचा कि मालकिन ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को पिटबुल से छुड़वाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घायल अवस्था में बच्ची को अस्पताल में लाया गया। यहीं पर बच्ची का इलाज चल रहा है और शनिवार को बच्ची का ऑपरेशन होना है। शिव कॉलोनी गली 2 में रहने वाले पड़ोसियों ने बताया कि बच्ची के पिता गांव में ही गए हुए हैं। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि पिटबुल डॉग ने बच्ची को काट लिया है, वो आनन फानन में बच्ची को हॉस्पिटल में ले गए। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने कहा, इस पिटबुल डॉग से आसपास में रहने वाले लोगों में भी काफी डर का माहौल बना हुआ है। पिटबुल डॉग के खुले में घूमने के बारे में कई बार इसके मालिक को अवगत करवाया गया था, लेकिन डॉग के मालिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिसकी लापरवाही आज अंजाम देखने को मिल रही है। देश के सबसे बड़े जल आपूर्तिकर्ता ने पूरे दक्षिण कैलिफोर्निया के लिए सूखे की आपात स्थिति घोषित कर दी है। इससे 19 मिलियन लोगों को प्रभावित हो सकता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया का मेट्रोपॉलिटन वाटर डिस्ट्रिक्ट 26 विभिन्न एजेंसियों को पानी उपलब्ध करवाता है, जो लॉस एंजलिस और सैन डिएगो काउंटी जैसे प्रमुख जनसंख्या केंद्र की आपूर्ति कराती है। दक्षिण कैलिफोर्निया में ज्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए जिला राज्य जल परियोजना के माध्यम से कोलोराडो नदी और उत्तरी सिएरा नेवाडा से लगभग आधा पानी आयात किया जाता है। राज्य के बांधों, नहरों और जलाशयों की एक जटिल प्रणाली जो अधिकांश लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराती है। पिछले 3 वर्षों में ये इतना सूख रहा है कि उन पानी का डिलीवरी रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। इस साल की शुरुआत में जिले ने उन एजेंसियों के लिए सूखा आपातकाल घोषित किया जो ज्यादातर राज्य जल परियोजना पर निर्भर है, जिसमें लगभग 7 मिलियन लोग शामिल हैं। मंगलवार के बोर्ड ने दक्षिण कैलिफोर्निया जल एजेंसियों से कहा कि वे जितना भी पानी आयात करते हैं उसे तुरंत कम कर दें। अप्रैल तक बोर्ड तय करेगा कि उन्हें कटौती को जारी रखना है या नहीं। सूखे की घोषणा के बाद कोलोराडो नदी के जल प्रबंधक लॉस वेगास के नदी में भविष्य के बारे में बढ़ती चिंताओं पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने पश्चिम में लगातार गर्म और शुष्क मौसम में योगदान दिया है, जिससे पानी की आपूर्ति को खतरा पैदा हो गया है। दक्षिण कैलिफोर्निया में उपयोग किए जाने आयातित पानी का 75% केवल यार्ड और बगीचों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी किसासा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई। पूरे इलाके में और घेरा में मिट्टी वाला पानी भर गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि NI हाईवे को 3-4 दिनों के लिए बंद किया जा सकता है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार टोल अभी और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री याक्स मुंगानी मांडवा ने राइटर्स को बताया कि मंत्रालय ने 141 मृतकों की गिनती हुई है, लेकिन अन्य विभागों के साथ इस संख्या को क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है। कांगो सरकार के प्रवक्ता पैट्रिट मुयाया द्वारा ट्विटर पर पोस्ट की गई है तस्वीरों में एक बड़ी सड़क दिखाई दे रही है जो एक गहरी खाई में ध्वस्त हो गई है। स्थानीय निवासी गैब्रियल एम्बिकलो ने कहा कि नेशनल रोड एक पर एक बड़ा गड्ढा है, केवल पैदल चलने वाले यात्री ही गुजर सकते हैं। कांगो नदी के तट पर मछली पकड़ने का गांव किसानसा लगभग 15 मिलियन यानी कि 150 लाख की आबादी रहती है।
ये अफ्रीका के सबसे बड़े मेगा सिटी में से एक बन गया है। तेजी से शहरीकरण ने बारिश के बाद अचानक आने वाली बाढ़ के लिए शहर को कमजोर बना दिया है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में कहा कि परिस्थिति के मुताबिक पेश किए गए तथ्यों और साक्ष्यों के जरिए भी रिश्वत की मांग और इसे स्वीकार करने की मामले साबित किए जा सकते हैं। एक ऐसा फैसला जिसके माध्यम से रिश्वत वसूलने वालों पर शिकंजा कसने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्यक्ष सबूतों, मौखिक या दस्तावेज के अभाव में डिडक्शन ऑफ कल्पेबिलिटी करने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायाधीश S.A. नजीर की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इस खंडपीठ का गठन उस समय किया गया था जब 3 न्यायाधीशों की 2 पीठों द्वारा इस मामले में एक दूसरे के विरोध में फैसले सुनाए गए थे। सुनवाई के दौरान जिस सवाल का जवाब दिया गया है वो ये है कि प्रत्यक्ष सबूत, शिकायत जैसी प्राथमिक सबूत के अभाव में भी क्या अदालतें परिस्थिति के अनुसार मौजूद सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत रिश्वत मांगने या स्वीकार करने के लिए दोषी ठहरा सकती है या नहीं। इसका जवाब हाँ में देते हुए अदालत ने कहा कि मांग के संबंध में तथ्यों के मुताबिक अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब मामले की मूल तथ्य साबित हो गए हों। पीठ ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए एक न्यायाधीश द्वारा विचारणीय बिंदुओं को भी रेखांकित किया है। हांगकांग की एयरलाइन कैथे पैसिफिक ने कहा कि वह जनवरी से मुंबई और दिल्ली से उड़ानों की संख्या बढ़ाएगी और बेंगलुरु हांगकांग मार्ग पर एयरबस A350-900 भी पेश करेगी। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि जनवरी से मुंबई और दिल्ली से उड़ानें बढ़ाकर प्रति सप्ताह क्रमशः 5 और 7 की जाएगी। कैथे पैसिफिक के दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के विपणन और बिक्री प्रमुख आनंद द्विवेदी ने कहा, हम बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुंबई और दिल्ली से उड़ानों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बेंगलुरु हांगकांग मार्ग पर भी A350-900 श्रेणी का विमान लगाएंगे। ये हमारे बड़े में सबसे आधुनिक विमानों में से एक है और इसकी बढ़ी हुई ईंधन दक्षता हमारे स्वास्थ्य विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।